अस्सलामुअलैकुम। मैं राव फैज़ान जिन्ना इस्लामिया कॉलेज से विजुअल बेसिक के कोर्स में आपको आज लेक्चर नंबर 4 में वेलकम करता हूं। तो बेसिकली आज के हमारा जो टॉपिक है वो एरे सर्चिंग और सॉर्टिंग पर है, और दूसरा जो टॉपिक आज का हमारा वो है एरर हैंडलिंग। अच्छा, लास्ट टाइम जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका था, तो इसलिए मैंने जो है वो कुछ चीज़ें और मज़ीद डिस्कस करनी थी जो पेंडिंग हो गई थी। तो मैं ज़रा वहीं से स्टार्ट लेता हूँ। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये असाइनमेंट के बारे में बता रहा था, उससे रेलिवेंट जो असाइनमेंट मैंने आपको बताई थी लेक्चर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो उस लेक्चर में से आप कर सकते हैं इजीली। सेकंड क्वेश्चन जो है ये ब्रीफली डिस्कस द बेसिक कंट्रोल एलिमेंट, और ये जो बेसिक कंट्रोल एलिमेंट हैं बेसिकली कौन से। तो ये वाले जो चीज़ें हैं ये आप लोग नहीं कर सकेंगे, तो वो आज के लेक्चर के बाद आप ये दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं बेसिक कंट्रोल्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो है लास्ट में जो मैं सबसे लास्ट में जो डिस्कस कर रहा था असाइनमेंट के बताने से पहले, वो था ये हमारे पास डायलॉग बॉक्सेस का, मेन्यू और डायलॉग बॉक्सेस का टॉपिक। इसमें हमने जो है वो ब्रीफली जो है वो हमने ये चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने इंटरफेस देखा था, और उसमें हमने विजुअल बेसिक आईडी को देखा था, प्रॉपर्टीज़ विंडो क्या होती है, टूल बॉक्सेस क्या होते हैं, फॉर्म विंडो क्या होती है, सोर्स कोड विंडो क्या होती है, यानी वो विंडो होती है जिसके अंदर हमारा असल में प्रोग्राम का कोड लिखा होता है, और जिसके अंदर दो सेक्शन होते हैं। एक हमारे पास कंट्रोल बॉक्स होता है जो कि ये है, एक इवेंट बॉक्स होता है, ये होता है। कंट्रोल बॉक्स के अंदर बेसिकली वो कोड होता है जिसने एक्शन परफॉर्म करना होता है। लोड बॉक्स में वो इवेंट बॉक्स के अंदर वो इवेंट होता है जिस पर वो एक्शन परफॉर्म होना होता है। तो बेसिकली हमने इस सोर्स कोड विंडो को डिटेल में देखने के बाद हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट को सेव और किस तरह से करना है, और जो है वो आप उसको रन कैसे कर सकते हैं। सो आज जो है वो हम चलते हैं मेन्यू और डायलॉग बॉक्सेस में, थोड़ा सा मज़ीद इसको देखते हैं, थोड़ा सा मज़ीद डेप्थ में देखते हैं कि डायलॉग बॉक्सेस में यहाँ तक आपको पता चल चुका है कि एक जो विंडो एप्लीकेशन है, यानी ऐसी एप्लीकेशन जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है, वो हम विजुअल बेसिक में बना सकते हैं, और आप इजीली बना सकते हैं। डायलॉग बॉक्सेस बहुत तरह के होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं। बेसिकली डेफिनेशन से स्टार्ट रहते हैं कि बिल्ट इन जो डायलॉग बॉक्सेस हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं विंडो फॉर्म्स में, जो मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ही आप जो है वो फ़ाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ़ाइल को क्लोज़ करने, जैसे कि लेट्स से अगर मैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि जो है वो आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो लेट्स से अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, और मैं अगर अब इसको, ये जो ओपन सामने आया, ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया, तो ये सेविंग डायलॉग बॉक्स है। तो इस तरह के जो जो डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, जो मैसेज शो करते हैं, इनको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ओपनिंग के लिए भी होता है, सेविंग के लिए होता है, प्रिंटिंग के लिए होता है। ठीक है जी। उसके अलावा जी प्रोवाइडिंग चॉइसेस प्रोवाइड करता है, कलर्स की, फ़ॉन्ट्स की, पेज की, सेटअप की। ये बातें मैंने आपको जो है वो कल भी बताई थी, कि ये जो चीज़ें होती हैं हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें टू बिल्ड एन एप्लीकेशन फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल ऑफ दीज डायलॉग बॉक्सेस कंट्रोल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द कॉमन डायलॉग क्लास। एक हमारे पास विजुअल बेसिक के अंदर एक कॉमन डायलॉग क्लास एक लिखी हुई है, उस क्लास को यूज़ करके हम मज़ीद डायलॉग बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब उसके अंदर जो है वो हम ओवरराइड कर लेते हैं जी। ओवरराइड क्या होता है कि जो आप जो है ना इस क्लास के फंक्शंस को यूज़ करते हैं, और साथ फंक्शनैलिटी अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ द बेस क्लास टू क्रिएट द स्पेसिफिक डायलॉग बॉक्स। यानी आप यूँ समझ लें कि जैसे मैंने बेसिक डेफिनेशन तो अवेलेबल होती है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें मॉडिफाई करके मज़ीद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना डायलॉग बॉक्स बना सकते हैं। तो हमारे पास जो है जी द शॉर्ट डायलॉग मेथड इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल द डायलॉग बॉक्सेस
control at runtime it returns a value of type dialog result enumeration। ठीक हो गया जी। the values of dialog result enumerations are वो abort होती है। abort क्या करता है जी, आपको रिटर्न करता है dialog result, यानी कि abort वैल्यू होती है, बेसिकली एक वैल्यू होती है जब यूज़र abort बटन पे क्लिक करता है। जैसे कैंसिल का बटन आता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये कैंसिल में कर रहा हूँ, ये इस बटन इसकी इस चीज़ की बात हो रही है। अब ये पहले इस बॉक्स की बात हो रही थी, ये जो अपेयर हुआ है ये वाला। तो ये जो कैंसिल आ गया जी, जैसे अब मेमोरी तो ये कैंसिल है, ठीक है, आपके पास नो है, ओके है, तो ये हमारे पास शो डायलॉग आ जाता है। तो रिटर्न अ डायलॉग कैंसिल व्हेन यूज़र क्लिक ऑन अ कैंसिल बटन, तो ये बेसिकली हमारा कैंसिल बटन है जिस पर क्लिक करता हूँ तो एक कैंसिल एक वैल्यू रिटर्न होती है और वो वैल्यू से जो है वो अपना एक एक्शन परफॉर्म होता है। इसी तरह इग्नोर का होता है, नो का होता है, नन है, ओके, रीट्राई, ये काफ़ी सारे हैं। आप ये जो है ना मज़ीद इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक हायरार्की है जिस कॉमन डायलॉग बॉक्सेस की, फ़ोन डायलॉग होते हैं, फाइल होते हैं, प्रिंट होते हैं। ये आप आपने रीडिंग करनी है क्योंकि ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग बेस्ड मटेरियल है। आप इसको इजीली रीड करें और यहाँ से अगर आप अगर आप सेव फाइल डायलॉग ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक करें और जाके आप इसको प्रॉपर इसकी जो है उसको स्टडी करें। जब आपको फाइल सेव करते हैं तो आपके पास ये वाला आता है, तो आप इसको पढ़ें और इसकी जो है ना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ अपने सिस्टम पे। तो ये बेसिकली डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। सो कल के टॉपिक में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा मेन्यू एंड डायलॉग बॉक्सेस का। ये मैंने आपको जो है वो मेन्यू कल बता दिया था और डायलॉग बॉक्सेस का मैंने आपको आज बता दिया है, यानी लेक्चर नंबर 4 में। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास बेसिक कंट्रोल आ गया जी। बेसिक कंट्रोल क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं। अब आपको दो बातें पहले से पता है जो मैं लेक्चर 3 में आपको बता चुका हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक क्लास क्या होती है, ठीक है जी। उसी को बेस बना के हम ये जो आप इसको बेसिक कंट्रोल जो है उसको समझ सकते हैं। An object is a type of a user interface element you create a visual basic form by using a toolbox control, ठीक है जी। In fact in a visual basic the form itself is an object होता है, ठीक है ना। Every visual basic control consists of 3 important element। तो हर बेसिक जो कंट्रोल है वो 3 एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, इवेंट्स हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। ये जो बेसिक कंट्रोल्स हैं ये आपके लिंक्ड है इस लेक्चर के साथ जो मैंने अभी आपको यहाँ पर डिलीवर किया है। यहाँ पर भी आपने ये प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन जो आपने पढ़ा है ये उसी के साथ लिंक्ड है। ये प्रॉपर्टीज़ विंडो जो आ गई है, बेसिकली जिन प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हैं। मेथड्स कॉज एंड मेथड्स वो फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म होने हैं उस फॉर्म के ऊपर, विजुअल बेसिक फॉर्म के ऊपर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है उसके लिए जो कोड लिखा हुआ है वो हमारे मेथड्स होते हैं। इवेंट्स कि जैसे वो क्लिक का एक इवेंट है, क्लिक का इवेंट अगर आप कैंसिल पे करते हैं तो कैंसिल वाला कोड चलेगा, जब आप क्लोज़ का करते हैं तो क्लोज़ का कोड चलता है। तो ये वो इवेंट्स है दैट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू समथिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जब इवेंट जब होता है तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा मज़ीद डेप्थ में देखते हैं। कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, ऑल द विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी मूव्ड, रीसाइज एंड कस्टमाइज। कस्टमाइज मीन्स होता है कि आप उसकी सेटिंग खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज ए वैल्यू करेक्टरिस्टिक हेल्ड बाय अ विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट, एक वैल्यू होती है जो जैसे कि मिसाल के तौर पे कैप्शन होती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे ये एक फॉर्म है, फॉर्म का नाम ही फॉर्म रखा हुआ है, फॉर्म 1 रखा हुआ है। यहाँ पे आप अपना नाम का फॉर्म का नाम कुछ भी रख सकते हैं। किस फॉर्म की बात हो रही है, इस फॉर्म की बात हो रही है। ये जो फॉर्म है, फॉर्म विंडो, इसकी बात हो रही है। अब इस फॉर्म का नाम उसने फॉर्म 1 रखा हुआ है, आप इसका नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी इसका जो है वो कैप्शन क्या होता है, कैप्शन होता है जी जैसे एक टेबल होता है, उस टेबल के ऊपर एक हेडिंग लिखी होती है, उस हेडिंग को हम कहते हैं जी कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है उस इमेज को, इस टेबल को। तो आपने वो हेलो का कैप्शन दिया हुआ है, ठीक है जी। आप इस फॉर्म को कैप्शन दे रहे हैं हेलो का।
तो ये जो हेलो है ये वैल्यू है, कौन सी वैल्यू जी, कंट्रोल वैल्यू। तो जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट, अगर आप इसकी ये बेसिक प्रोग्राम कोड देखें तो इस फॉर्म में लिखा हुआ जी, ऑब्जेक्ट क्या है जी, फॉर्म 1 है, प्रॉपर्टी कैप्शन है, वैल्यू हेलो है, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं जी कंट्रोल प्रॉपर्टीज़। कंट्रोल मेथड्स वो मेथड्स हैं, वो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो एक इवेंट के अक्कर होने पर परफॉर्म की जाती है। जैसे आपके पास एक मेथड इज़ अ प्रोसीजर क्रिएटेड और एज अ मेंबर ऑफ अ क्लास एंड देन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू डू समथिंग, जो एक कॉज बन जाता है कुछ एक्शन परफॉर्म करने का। ये क्लास है, क्लास का नाम क्या है जी, फॉर्म 1 है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने एक इवेंट डिक्लेयर किया है, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा जी हैंडल्स का कीवर्ड यूज़ किया जी, बटन 1 डॉट क्लिक, जैसे ही आप बटन 1 के ऊपर क्लिक होगा तो आपने एक मैसेज बॉक्स शो कर देना जिसके अंदर हेलो वर्ड लिखा होगा, सब एंड हो जाएगा जी, फॉर्म है उसकी एंड क्लास हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास वो कोड जो है हमारे पास इसके अंदर कंट्रोल मेथड्स कहलाते हैं। कंट्रोल इवेंट्स बेसिकली क्या है जी, वो इवेंट्स हैं, इसे सिग्नल होता है जिससे एक एप्लीकेशन को पता चलता है कि जी एक्शन क्या परफॉर्म करना है, दैट समथिंग इंपॉर्टेंट हैज़ अकर्ड, कि कुछ एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। जस्ट लाइक मैं अगर यहाँ पर ये चीज़ करने लगा हूँ ये, तो कुछ उसको पता चला एप्लीकेशन को कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, तो ये एक इवेंट परफॉर्म हुआ है, अब उसके ऊपर इसने रिस्पॉन्ड किया मुझे। सो for example, when using click to a control on a form, the form can raise a click event and call a procedure, procedure मतलब method action that handles the event, उस event को handle करता है, ठीक है जी। आप बाकी इसको रीडिंग कर लें इजीली। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है जी, प्राइवेट सब फॉर्म 1 लॉट लिखा हुआ है, जैसे ही आपको जो है ना इवेंट, ये बेसिकली इस इवेंट को डिफाइन कर रहा है कि जब ये वाला इवेंट अगर हो तो माई बेस्ट लॉट जो है वो इसको हैंडल करेगा, इस इवेंट को। तो ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं, ठीक है जी। इस सब के प्राइवेट, ये सब है बेसिकली, ये एंड सब हो रहा है यहाँ पे, ये प्राइवेट हमारा मॉडिफायर है, ये हमारा जो है वो सब का नाम है, ठीक है जी। उसके ये पैरामीटर्स जा रहे हैं, यहाँ से इनको वैल्यू जानी है, ठीक है जी। इस इवेंट को, इस सब को हैंडल कौन कर रहा है जी, माई बेस डॉट प्लॉट, ये इसको हैंडल करेगा। अब इसकी डेफिनेशन एक अवेलेबल होगी, ठीक है जी। ये हमारे पास बेसिक कंट्रोल्स हैं। अभी बेसिक कंट्रोल फॉर्म्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेबल होता है जी, बटन होता है, बटन ये बटन होता है, ये अभी जो ओके कैंसिल वाला आया था ये बटन है, लिस्ट बॉक्सेस होते हैं, कम्बो बॉक्स हैं, ये सारे के सारे अब आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। वेरी सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स, बेसिकली वो बॉक्स है जिसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखा होना है, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे जिसके अंदर आपका टेक्स्ट लिखा होता है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ को लेबल देना होता है तो हम किसी टेक्स्ट बॉक्स को ही लेट से लेबल देना है, जैसे अक्सर आपने देखा होता है कि लिखा होता है जी एडमिशन फॉर्म के ऊपर CNIC लिखा होता है और आगे जो है ना एक बॉक्स बना होता है जिसमें आप अपना CNIC नंबर एंटर करते हैं, तो वो जिसमें नंबर एंटर कर रहे हैं वो टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, और जहाँ पे CNIC लिखा हुआ वही लेबल है। तो टेक्स्ट बॉक्स को लेबल किसे किया गया है जी, CNIC के साथ। तो इस तरह से हम बेसिकली ये वो वाली चीज़ें हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें, इनको देखें समझें, और इसी के ऊपर मैंने आपको असाइनमेंट दी है। बेसिकली जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने रेज़ किया है कि ब्रीफली डिस्कस 5 बेसिक कंट्रोल एलिमेंट्स, तो वो ये बेसिक कंट्रोल एलिमेंट्स की बात हो रही है जिसमें फॉर्म्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेबल है, बटन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इनमें से आपने कोई सी 5 जो है वो एक्सप्लेन करनी है विद सम एग्जांपल। तो डिस्कस, जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस बेसिक कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ मेथड एलिमेंट्स, वो ये वाली चीज़ मैंने आपको कही है कि आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है। इसके लिए आपने प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, आपने इसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। और ये आपकी असाइनमेंट है, ये बेसिकली ये असाइनमेंट आपकी लेक्चर नंबर 3 की थी जो अब आपको प्रॉपर डिलीवर हो गई है। अब हम चलते हैं बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जी एरे सर्चिंग और सॉर्टिंग। एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का है वो है एरे हैंडलिंग। सबसे पहले हम एरे को देखते हैं जी, एरे सर्चिंग या एरे सॉर्टिंग क्या होती है, और जो है वो आपके पास एरे हैंडलिंग क्या होता है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम एरे को देखें, एरे सर्चिंग को पढ़ें, हमें पता होना चाहिए कि एरे क्या है, एरे बनाते किस तरह से हैं।
एरे को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ठीक है। और फिर हम एंड में जाके एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसको हम एरर हैंडलिंग भी कहते हैं, उसको देखेंगे। तो एरे क्या होता है जी? बेसिकली जो एरे होता है ना, एरे आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। इससे पहले आपने देखा कि जब हम डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में या कोई किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, बनाते थे, उसे एक डाटा टाइप रखते थे जिसमें डाटा स्टोर होता था। वो डाटा बेसिकली एक छोटी वैल्यू ही तक, मतलब छोटा डाटा, थोड़ा डाटा जो है ना वो स्टोर करता है। अगर आप चाहते हैं कि जी थोड़ा सा लार्ज डाटा है आपका वो स्टोर हो और उस पर आप प्रोग्राम्स लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वो सफिशिएंट नहीं है वेरिएबल्स। तो आप इसके लिए डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। उन डाटा स्ट्रक्चर में से एक डाटा स्ट्रक्चर जिसको हम एरे कहते हैं। एरे एक फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है सेम टाइप। सेम टाइप क्या है? सेम टाइप से मतलब ये है कि आप एरे जो है, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, जैसे कि आपने लिखा जी x इज इक्वल टू 2 लिखा। अब x इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसके अंदर x की आपने जो डाटा टाइप डिक्लेयर की थी वो इंटीजर है। अब इसका मतलब ये है कि जी मैं x के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, मैं कोई कैरेक्टर नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि उसकी डाटा टाइप ही। इसी तरह एरे की भी एक डाटा टाइप डिक्लेयर करनी होती है। एरे की जो डाटा टाइप डिक्लेयर कर देंगे तो उसके अंदर आप जितना मर्जी डाटा स्टोर करें उस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। अगर आपने डाटा टाइप एरे इंटीजर डिक्लेयर किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ एरे के अंदर इंटीजर ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने कैरेक्टर डाटा टाइप डिक्लेयर किया है तो आप कैरेक्टर कर सकते हैं, इंटीजर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग नहीं कर सकते। तो ये वो बात है। एन एरे इज़ यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा स्टोर करने के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, बट इट इज़ ऑफन मोर यूजफुल टू थिंक ऑफ एन एरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। तो आप सेम टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। देखिए जी, एक एरे आपके सामने, ये एक एरे है। ऐसे होती है एरे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। जब आप एरे बनाने लगते हैं तो मेमोरी के अंदर इस तरह के बॉक्सेस बन जाते हैं और उस हर बॉक्स का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। ठीक हो गया जी। और अगर आप कहीं पर भी डाटा स्टोर करते हैं तो वो एक ही नेचर का होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, 4, 5, तो आप यही लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपने डाटा टाइप इंटीजर रखी है। और आप यहाँ पे आप लिख रहे हैं A B C D, तो आप इसी डाटा टाइप कैरेक्टर रखेंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा है कि जी हर एक का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को इंडेक्स कहते हैं। कि अब पहला जो इंडेक्स यानी पहला जो एड्रेस होता है इसको इंडेक्स 0 कहते हैं। इसका एड्रेस क्या है जी इस बॉक्स का? जी इंडेक्स 1 है। इसका क्या है जी? इंडेक्स 2 है। इसका क्या है जी? इंडेक्स 3 है। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ और मैं कहूँ जी इस 4 का क्या एड्रेस है, तो आप कहेंगे जी इंडेक्स 0। मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ और मैं पूछूँ इस बॉक्स का एड्रेस क्या है, तो आप बताएंगे जी इंडेक्स 1 सॉरी, फिर इंडेक्स 2 बताएंगे, फिर इंडेक्स 3 बताएंगे। तो इंडेक्स से परेशान नहीं होना, वो बेसिकली आप को पता चल गया है कि 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सिंग और इस तरह से प्रॉपर चलती रहती है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई है। जो पहला सबसे पहले स्टोर्ड होता है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, और एंड में जो स्टोर्ड होता है उसको हम लास्ट एलिमेंट कहते हैं। अब डाटा वगैरह स्टोर किस तरह से करना है वो आपको मैं बताता हूँ प्रॉपर। अच्छा जी, पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। जैसे हमने इफ़ का फॉर्मेट देखा, हमने लूप्स के फॉर्मेट देखे, सिलेक्ट का फॉर्मेट देखा यानी सिंटैक्स देखा। इसी तरह एरे को बनाने का भी एक फॉर्मेट है विजुअल बेसिक के अंदर। जब आप विजुअल बेसिक में एरे बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? आप ऐसे बनाते हैं, आप डिम का वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद आपने एरे का नाम लिखना है। ये एरे का नाम है इंट डाटा, सिर्फ ये नाम। आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं इसके अंदर। आप इसका नाम जो है ना वो ए रख सकते हैं, एरे का नाम। एरे का नाम आप बी रख सकते हैं, एरे का नाम आप अपना नाम रख सकते हैं, एरे का नाम आप पाकिस्तान रख सकते हैं। एक्सेप्ट कीवर्ड्स ऑफ विजुअल बेसिक, आप कोई भी नाम रख सकते हैं एरे का।
यहाँ पे एरे का नाम आ जाता है। फिर ब्रैकेट्स आती है आपके पास, ब्रैकेट के अंदर साइज़ आ जाता है। साइज़ 30 यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक एरे बन गई है जिसका साइज़ क्या है जी 30 है। 30 का मतलब ये है कि आपके पास ये 30 बॉक्सेस बन गए हैं मेमोरी में, और हर बॉक्स के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी बॉक्स में कैसे वैल्यू, तो आपको इंडेक्स से पता चलेगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखिए जी, अब देखिए जी नेम इंटीजर डाटा। अब यहाँ पर मैंने एरे का साइज़ नहीं बताया कि एरे का साइज़ क्या होगा, उसमें कितने बॉक्सेस होंगे, तो वो साइज़ मैंने नहीं बताया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर एक एरे बन जाएगी जिसका कोई लास्ट बॉक्स नहीं बना होगा, यानी डायनामिक एरे बन जाती है, जिसको हम कहते हैं डायनामिक एरे। और जिसका साइज़ बता देते हैं वो कहते हैं हम स्टैटिक एरे हैं। तो एज इंटीजर, अब इस एरे की डाटा टाइप क्या है जी, इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब क्या है कि जी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इंटीजर डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये क्या काम हुआ जी, ये काम ये हुआ है कि जी आपने इस एरे के अंदर डाटा स्टोर किया है। आपने देखें 12 इंटीजर है, 16 इंटीजर है, 20 इंटीजर है, 24, 28 एंड 32, ये इंटीजर्स है सारे। सबसे पहले वो 12 स्टोर करेगा। 12 कहाँ पर स्टोर करेगा जी, 12 स्टोर करतेगा वो यहाँ पर। सबसे पहले 12 इंडेक्स 0 पे स्टोर होगा। 16 कहाँ पर स्टोर होगा जी, यहाँ पे स्टोर होगा इंडेक्स 1, फिर इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, और इनको फिल कर देगा इस एरे के नाम। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कि जी एरे डिक्लेयर करना और फिर एरे को डाटा उसमें स्टोर करना। ठीक है जी। आप लेट से अगर अब ये एरे की ज़रूरत तो थी ना, क्योंकि अगर इससे पहले क्या होता था, हम एक इंटीजर डिक्लेयर कर वेरिएबल डिक्लेयर करते, उस वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन होती थी। लेट से अगर आप इंटीजर एक्स लिखा है तो आपने एक ही वैल्यू उसको दे सकते हैं, 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, बस। यहाँ पर आप देखें जी स्टोर कर रहे हैं मल्टीपल डाटा बट ऑफ सेम टाइप। इस तरह नेम्स के नाम से आपने एक एरे बनाई, उसका डाटा टाइप स्ट्रिंग रखा, स्ट्रिंग में आप उसके नाम स्टोर करें। कार्तिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पहले नंबर पे कार्तिक स्टोर हो गया। फिर संध्या लिखा हुआ है तो यहाँ स्टोर हो जाएगा। शिवांगी, अश्विता और सुमांत, ये सारे इस तरह से स्टोर होता चला जाएगा। इस तरह ऑब्जेक्ट टाइप की बनाई है तो आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जी आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब आप इंटीजर और स्ट्रिंग और करैक्टर को मिक्स कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर दें अब आपके पास। अब ये आप जो है वो क्योंकि एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा इस वजह से। अब डेमो देखते हैं इसका, ताकि आपको पता चले कि ये अरे है क्या प्रॉपर। देखिए जी डेमो में अगर आप देखें तो जी आपके पास मॉड्यूल डिक्लेयर हुआ, उसका नाम रखा गया जी एरे AV1। सब मेन से स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, आपने एक एरे डिक्लेयर की जिसका इसका नाम n रखा है और साइज 10 रखा है और डाटा टाइप इंटीजर रखी है। आपने और जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक i वेरिएबल और एक j वेरिएबल, जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। आपने एक लूप बनाया जी, ये लूप देख सकते हैं जी कौन सा लूप है, हम ये लूप पढ़ चुके हैं। ये लूप है जी फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, इस लूप का होता क्या था जी, आज सबसे पहले आप इनिशियल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर स्टार्ट और फिर एंड। तो इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर करने के बाद उसको वैल्यू भी असाइन हो गई है जो कि स्टार्ट ही होती है, यानी 0। आई की वैल्यू क्या है जी 0 है, 0 से स्टार्ट होगा प्रोग्राम और कहाँ पे एंड हो जाएगा, आई की वैल्यू 10 तक जाएगा ये मैक्सिमम। एन आई लिखा जी, आई का मतलब क्या, एन से मतलब क्या है जी एरे। आई के आई रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, आई यहाँ पे हमारे लिए लिखा हुआ है, कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है जी 0 है। ठीक है, तो आई के लिए ये यहाँ पे 0 है, वैसे कंप्यूटर के लिए आई की वैल्यू यहाँ 0 है। एन ज़ीरो का मतलब क्या है कि इसकी बात हो रही है, अगर इस एरे का नाम n है तो n0 की बात ये है कि जी इस बॉक्स की बात हो रही है, क्योंकि इंडेक्स 0 इसका एड्रेस है। ओके जी, i प्लस 100, आई क्या है जी 0 है, 0 प्लस 100 100 हो गया जी। 100 कहाँ चला जाएगा जी n0 के अंदर, n0 ये पहला बॉक्स है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी जी 100 आ जाएगी। सही हो गया।
उसके बाद लिखा हुआ है जी नेक्स्ट आई। नेक्स्ट आई इंक्रीमेंट करता है एक का, ठीक है जी। आई की पहले वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या थी जी, यहाँ पे वैल्यू क्या थी आई की 0, और 0 से अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट यानी 1 हो जाएगी। 1 होगा, यहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा। अब आई की वैल्यू 1 है, ओके, आई यहाँ पे भी 1 चला गया है एंड 1 हो गया है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है। 1 का मतलब क्या है जी, 1 का मतलब इस बॉक्स की बात हो रही है, सेकंड वाले, क्योंकि ये 1 है। 1 + 10 100, 101 ये स्टोर हो जाएगा N1 के अंदर, जो कि ये वाला बॉक्स बनता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 101 स्टोर हो जाएगी। इस तरह से ये लूप में मतलब चलता रहता है। अब आई की वैल्यू 1 थी, तो अब नेक्स्ट आई क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, कितना करेगा, 2 कर देगा, 2 करेगा। कंडीशन ट्रू है जी कि भी अभी 10 नहीं आया है, 10 से छोटा ही नंबर है, तो आई जो है वो कितना 2 है, तो एन के अंदर 2 लिखा हुआ है, कि इसका मतलब है कि बॉक्स नंबर 3 की बात हो रही है, इस 3 की बात हो रही है, क्योंकि ये 0 था, ये 1 था, अब ये 2 आ गया, तो बॉक्स 3 बनता है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस 2 चल रहा है आई, क्योंकि स्टार्ट 0 से हुआ है, तो 0 1 2 यानी तीसरा नंबर बनता है वैसे तो 2 हो गया जी। 100 + 2 कितना हो गया जी, 102, वो वैल्यू थर्ड बॉक्स में स्टोर हो जाएगी, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा। ये काम चलता रहता है जब तक 10 नहीं हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये स्टोर करेगा और इससे बाहर आ जाएगा, मतलब ये लूप फिर नहीं चलेगा, ये फॉर जो है वो नहीं चलेगा, नेक्स्ट नहीं होगा, ये इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, ये तीनों लाइनें नहीं चलेगी, ठीक है जी। ये लूप क्या कर रही है, ये लूप डाटा स्टोर कर रही है उस एरे के अंदर जिसका नाम n है। अब आप चाहते हैं कि आउटपुट देखना चाहते हैं कि जी आपका डाटा ये वाकई स्टोर हुआ है एरे के अंदर कि नहीं, तो आउटपुट देखने के लिए आपको एरे से डाटा रीड करना पड़ेगा और स्क्रीन पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके लिए आपने, क्योंकि अभी एक और लूप यूज़ किया, इस लूप में जे को इस्तेमाल किया, जे को 0 वैल्यू दी और 10 तक ये चलता रहेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा जी, एलिमेंट 0 आ गया और आगे 1 लिखा हुआ है, जे और एन जे लिखा हुआ है। ये आपको मैं समझाता हूँ क्या है जी। ये जे क्या है जी, ये इसकी ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है जी, जो एक्चुअल वैल्यू है जे की वो आ जाएगी, और एन जे वो वाली वैल्यू होगी जो एरे के अंदर है। कैसे, मतलब ऐसे कि देखिए जी जे की वैल्यू 0 है, ओके जी, यहाँ पर एन जे लिखा हुआ है, एन जे का मतलब जे की जगह आप 0 पुट करें, तो मशीन के लिए तो 0 है ना, एन ज़ीरो के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एन ज़ीरो के अंदर, यानी इसकी बात हो रही है, एन ज़ीरो के अंदर तो 100 पड़ा हुआ था, सबसे पहले आपने 100 स्टोर किया था, तो 100 पड़ा हुआ है, तो 100 प्रिंट कर देगा यहाँ पर, और ये जो है 0, तो यानी यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, पहले 0 आएगा और फिर क्या आ जाएगा 100, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट जे के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी जे 0 से अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 होगा जी, ओके जी। यहाँ पे आएगा कंडीशन जे यानी 1, एक स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा और थोड़ा स्पेस के साथ फिर आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, एन जे की जगह 1 है, यानी बॉक्स 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो उठा लेगा, वो 101 पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा और फिर 102 और फिर 103, और इस तरह जे की वैल्यू भी साथ साथ प्रिंट होती रहेगी। अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो बेसिकली देखिए जी, ये जे की वैल्यू आ रही है, सॉरी इसकी बात हो रही है, 0 1 2 3 4, ये वाला जे खाली प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, 0 से 1 2 3, ये जे की वैल्यू है, ठीक है जी। और एन जे एरे के अंदर पड़ा हुआ जी, पहले मैंने आपको कहा था 100 उठाएगा, फिर 102 1 2 3 4 और ये 110 तक उसने सब उठा दिया, और ये लूप तब तक ही चला है जब तक जे की वैल्यू 10 नहीं हो जाती।
और यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 0 से स्टार्ट, इसका मतलब उसने पूरी एरे ही रीड की है। अब आप उसको थोड़ा सा लर्निंग पर्पज़ के लिए देखना चाहें तो मैं आपको एक टेस्ट कर सकते हैं हम इसमें। लेट से अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं सारे को, मतलब मैंने कोड रिमूव कर दिया एक सेकंड के लिए, ठीक है जी, हमने एक कोड रिमूव कर दिया और हम इसको चलाते हैं तो क्या होगा, स्क्रीन पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। होगा क्या कि सिर्फ ये जो डाटा है, ये डाटा स्टोर हो चुका होगा किसके अंदर, एरे के अंदर, इस एरे के अंदर, ठीक है जी। ओके जी, स्टोर हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इस वाले कोड को रेज कर देता हूँ, तो लेट्स सी क्या आएगा, कुछ आएगा, लेट्स सी क्या आता है, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि कंपाइलर ने जब ये कोड चलाया तो उससे पहले उसको पता ही नहीं है कि भी कुछ स्टोर हुआ है भी है कि नहीं, क्योंकि वो कोड ही नहीं चला जिसने स्टोर किया। इस दफ़ा में वो कोड नहीं चला जिसने डाटा एरे के अंदर स्टोर करना था। इस दफ़ा सिर्फ वो कोड चला है जिसने आउटपुट रीड करना था। अब हम वापस जाते हैं और अपने जो, अब आप देखें कि अब आप पहले डाटा वो स्टोर करेगा और फिर डाटा रीड करेगा। तो मैंने आपको ये अलग अलग करके इसलिए दिखाया है कि आप लोगों को ये समझ आ सके कि दोनों लूप काम क्या कर रही हैं। ये लूप डाटा स्टोर कर रही है और ये वाला लूप डाटा रीड कर रही है, ठीक है जी। ये हमारे पास एरे होती है। अब आपको पता लग गया है कि जी एरे बनाते कैसे हैं, उसके डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं। आपको पता लगे जी लूप इस्तेमाल करके डाटा स्टोर कैसे करते हैं, आपको पता लग गया जी डाटा रीड कैसे करते हैं। आपको ये भी पता लग गया है कि अगर आपने डाटा लूप से नहीं स्टोर करना तो आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। सो जी यहाँ पर आप मैंने क्या किया कि मैंने एक न्यू एरे बनाई है, उसका नाम मैंने इंट डाटा रख दिया और उसके अंदर एक डाटा स्टोर कर दिया है। अब ये जो डाटा है, अब आप देखना चाहते हैं इसको स्क्रीन पे आउटपुट क्या आता है, तो आपको करना क्या है कि अभी मैं अगर ऐसे ही चलाऊँगा तो ये एरे बेसिकली डाटा तो स्टोर हो जाएगा लेकिन आपको स्क्रीन पे कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा। आउटपुट वही रहेगा जो इस एरे का है, क्योंकि इस एरे ने डाटा स्टोर किया और यहाँ पे रीड हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक इस एरे से कुछ रीड नहीं किया। तो अगर आप इस एरे से रीड करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, इसके अंदर आप देखें 0 1, यानी इसका इंडेक्स 0 है, ये 0 पे स्टोर होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा, ये 4 पे होगा, ये 5 पे होगा। तो आप यहाँ पे 5 लिख दें क्योंकि 5 तक रीड होना है, और यहाँ पर आप उस एरे का नाम लिखते हैं जिस एरे को आपने रीड करना है। तो मुझे इंट डाटा एरे को रीड करना है, आप इस एरे का नाम लिखें और अब इसको चलाएं तो आप बजाय, क्योंकि अब ये वाली एरे रीड होगी, अब ये एरे रीड हुआ है, ये एरे एन वाला एरे ही रीड नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर इस एरे को मेंशन किया है। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से पता लग गया है कि ये एरे होती क्या है और आपने इसको बनाना किस तरीके से। डायनामिक एरेज वो होती हैं जिसके अंदर आप बेसिकली जिसको रीडिमेंशनाइज किया जा सके, जैसे ये आपके प्रोग्राम की नीड होती है। मिसाल के तौर पे आपने एरे तो 10 की डिक्लेयर की है, यानी इसका साइज़ 10 है, और लेकिन आप उसके अंदर 11 डाटा स्टोर करें, यानी 10 साइज़ है एरे का और आप उसमें 11 तक डाटा स्टोर करें तो उसमें नहीं होगा, तो वो डायनामिक एरे नहीं है, स्टैटिक एरे। अगर आप चाहते हैं तो आप इससे बेहतर है कि अगर आप उस एरे का साइज़ ना डिक्लेयर करें तो वो उसमें से खुद ही जो है वो जितना बाद में 11 स्टोर करेंगे वो 11 भी कर लेगा, वो 12 भी कर लेगा, क्योंकि उसका साइज़ ही नहीं मेंशन किया हुआ। तो इसे हम डायनामिक एरे बोलते हैं। तो एरे की हमारे पास जो है वो एक और टाइप होती है जिसके अंदर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे होती है। अब मल्टी डायमेंशनल एरे वो होती है जिसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा डायमेंशन होती हैं। एक हमारे पास, ये तो हमारे पास 1D एरे थी। 2D एरे वो होती है जिसके अंदर हमारे पास बॉक्स बन जाता है, लाइक इस तरह से। इसी के नीचे अगर आप इसकी सेम कॉपी बनाएं इसी की, तो वो हमारे पास 2D एरे हो जाता है। तो खैर ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है तो मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा, तो 1D एरे तक ही रहे। कोर्स में आपको मैंने बस ये चीज़ें बतानी थी कि एरे होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं और डाटा रीड किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारे एरे का टॉपिक था।